अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और वाराणसी में ये है पप्पू की अड़ी। ये यहाँ की मशहूर चाय की दुकान है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं। और इस चाय की दुकान की खासियत ये है कि यहाँ पर सुबह सुबह शिक्षाविद, इतिहासविद और तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनका जमावड़ा लगता है, चाय पर चर्चा करते हैं। और चूँकि 2014 में एक चाय वाला ही यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आया था और उनको तीसरी बार बीजेपी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो क्या मोदी जी के कामों को लेकर सोचते हैं बुद्धिजीवी और जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। आइए मिलते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। चाय तो गर्म है, चुनावी माहौल भी गर्म हो चुका है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम आ चुका है। कैसे देखते हैं मोदी जी, क्या अपेक्षाओं पर खरे उतरे बनारस के? आपको क्या लगता है? आप स्थानीय है ना? ऐसा है जो मोदी पूरे देश के लिए खरे उतर रहे हैं, बनारस तो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है। बनारस 10 साल में जितना विकास किया, और मेरी 73 साल उम्र हो गई, मैंने वैसा काम तो कभी बनारस में नहीं देखा। सरकारें आई, सरकारें गईं, नेता आए, नेता गए, लेकिन किसी ने बनारस के लिए एक ईंट नहीं रखा। सिर्फ पंडित कमलापति त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन बनवाया था कैंट का, उसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। और आज कम से कम बनारस स्थिति में हो गया है कि यहाँ लाखों लोग पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ के रोज़गार में सहायक बन रहे हैं। यहाँ जो बच्चे घूम रहे थे या छोटे छोटे रोज़गार कर रहे थे, उनको रोटी दाल का इंतज़ाम हो गया। और क्या चाहिए बनारस को? और आपने कहा कि पर्यटक आ रहे हैं, कांकड़ा ये भी आया कि गोवा से ज़्यादा पर्यटक, जो धार्मिक पर्यटक हैं, वो तो यहाँ काशी में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गोवा से ज़्यादा क्या, अयोध्या धाम तो अभी तक कुछ ही दिन हुआ बने, तब तक ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है काशी। अब कल ही आप देखे होंगे, कल की भीड़, तो ये तो रेगुलर प्रोसेस हो गया है ना बनारस में। अब बनारस में तो आप समझिए कि जहाँ सड़कें पहले इतनी वीरान रहती थीं कि लोग आराम से आ जाते थे, आज जो है सारी सड़कें जाम इतना लग रहा है, इतनी भीड़ हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं कि उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। और अभी जब प्रधानमंत्री जी के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार तो मोदी जी को बनारस में मुश्किल हम करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। आपको लगता है कुछ कर पाएंगे विपक्ष यहाँ पर? देखिए, अखिलेश यादव जो है ना, वो कभी खुद तो राजनीतिज्ञ है नहीं, पिता चुनाव जीते, इनको इन्होंने गद्दी सौंप दिया, और उसके बाद से आज तक कोई चुनाव अखिलेश जीते हैं? अब उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो देते हैं, वो बच्चों की तरह बोलते हैं, हरकत करते हैं। वो उसी तरह मैच्योर नहीं हैं, उसी तरह जिस तरह राहुल जी ने। हमारा ये मानना है कि जितने भी बड़े नेताओं के पुत्र हैं, राजनीति में आए हैं, सब इमेच्योर हैं। इनके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। न हिंदुस्तान का भूगोल पता है, न हिंदुस्तान का इतिहास पता है। ये अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं जो समझ ही में नहीं आता है। तो अखिलेश का भी यही हाल है। और ख़ासतौर पे हम काशी में हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि विपक्ष की ओर से, खासतौर पे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से सनातन धर्म को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर तमाम तरह की अमर्यादित बातें कही जाती हैं, और उसको लेकर कांग्रेस की चुप्पी रहती है। लेकिन कुछ और मुद्दा आ जाए तो फिर कांग्रेस उस पर बवाल भी करती है। तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पर जो हमले होते हैं, उसको लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया है? ये तो विजिबल है ना, ये तो जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरुआत है। उन्होंने जो भी सुधार के नाम पे कदम उठाए, सुधार के नाम पे, सुधार आया कि नहीं आया वो डिबेटेबल है, वो सब सनातन के खिलाफ ही थे। और जो सबसे बड़ी समस्या इस समय दुनिया भर की हो गई है, जो धर्म, उस धर्म को उन्होंने खुला छोड़ दिया, बल्कि उसको वो पिछड़ा ही बना रहे भारत में खास करके। उसके लिए दुनिया भर के उनकी पार्टी ने ओवर अ टाइम पीरियड अंड बंड कानून भी पास कर दिए। तो ये तो उनकी लिगेसी है ना, यही लिगेसी है। और अब मुझे लगता है कि जनता इतनी जागरूक हो चुकी है ना कि वो लिगेसी उनके लिए भारी पड़ रही है। अब उनका जो सबसे शीर्ष नेता है, आप देखिए,
वो नेता है कि नौटंकीबाज है, कहने में बड़ा मतलब वो सोचना पड़ता है, बल्कि सोचना नहीं पड़े, बिना सोचे कहा जा सकता है कि वो नेता कम है, नौटंकीबाज ज़्यादा है। तो जो स्थिति बन गई है, अब वो उनके ऊपर वापस गिर रही है, वापस पलट के उन्हीं की तरफ आ रही है। तो ये आपका कहना सही है कि वो मतलब पहले थोड़ा दब छुप के करते थे, जब से ये सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस गई है तब से ये खुला है, और हर संभव कोशिश उनकी होती है कि सिर्फ और सिर्फ यदि किसी धर्म को डिस्क्रेडिट किया जाए तो हिंदू धर्म है, उसके अलावा किसी धर्म के लिए नहीं है। और अभी चूंकि धर्म पे ही बात चल रही है तो इससे जुड़ा एक और सवाल है कि राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी जी बस खाली युवकों आपसे जय श्री राम का नारा लगवाना चाहते हैं और आपको भूखा रखना चाहते हैं। वो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। जैसे गुरुजी ने अभी कहा ना कि ये जितने बड़े नेताओं के पुत्र हैं तो इनके संग ड्रॉबैक क्या होता है कि ये इंडिया में पढ़ते नहीं हैं, ये विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में ही रहते हैं। तो बाल्यापन, किशोर अवस्था, युवा होते होते वहीं रहते हैं, फिर ये एकदम आते हैं 30 साल के जब हो जाते हैं तो इनको कखा हिंदुस्तान के बारे में पता ही नहीं है। जैसे एक बार एक निबंध आया कि गरीबी पे निबंध लिखिए, तो इंग्लिश स्कूल के लड़के ने लिख दिया कि वो इतना गरीब था कि उसके घर ड्राइवर भी नहीं थे, कार भी नहीं था, एसी भी नहीं था। तो उसको गरीबी यही पता है कि जिसके घर ये सब ना हो ये गरीबी है। तो यही नेता लोग हैं। तो ये इनको, राहुल गांधी को तो खुद ही नहीं पता रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी पब्लिक से ही लड़ जा रहे हैं, उलझ जा रहे हैं, धक्का दे दे रहे हैं, कार के बोनट पे बुला ले रहे हैं कि तुम अडानी हो, तुम ये हो। अब आप सोचिए कि बिरला जी के बारे में जो हम लोग पढ़ते थे कि ये इतने गरीब थे कि किराए के मकान में रहते थे और लोटा तक गिरवी आज भी कहते हैं कि रखा हुआ है वहाँ कलकत्ता में उनका। और उसके बाद वो टाटा के बराबर रईस हुए। टाटा तो पहले से रईस थे। तो अगर उस समय ये चीज़ हुई और अगर आज अडानी जो 107 नंबर पे थे और अगर मान लीजिए तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे विश्व में भी एक बार पहुंच गए थे तो इनको तकलीफ होती है। अरे ईश्वर करे रोज़ एक खरबपति हिंदुस्तान में पैदा हो तब ना हमारा देश तरक्की करेगा। आप यूएसए में देखिए कितने लोग हैं जो रईस हैं, उनकी संख्या कितनी है, हमारे यहाँ तो अभी है ही नहीं, गिनती के हैं लोग। तो ये सोचना कि नहीं अडानी बहुत चोर है और उन्हीं को आप लेके 67,000 रुपये अपने प्रदेशों में उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, आप उनके पास रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। तो पब्लिक सब जान रही है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। तो उसी का हास्य है कि कहाँ आप 424 थे और कहाँ आप इस बार तो शायद 24 भी आ जाए तो मुश्किल ही है। अभी जैसे गुरुजी ने कहा कि जो यहाँ पे काशी के लड़के हैं उनके लिए दाल रोटी का जुगाड़ कर दिया है मोदी जी ने, लेकिन राहुल गांधी आए और कह के गए कि यहाँ तो लोग बस नशे में मस्त रहते हैं। राहुल जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता। उनको उनकी पार्टी के लोग जो लिख के दे देते हैं वो बोल देते हैं और बोलते समय वो उसका उल्टा बोल जाते हैं। उनको एमआरपी और मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम में भी नहीं फ़र्क। और जो देश के कैपिटलिस्ट बिना पैसे के क्या काम होता, देश का तरक्की थोड़ी ना करेगा। काशी के बारे में बोल रहे, काशी देखिए आज मोदी जी के बारे में आने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँची। आप काशी विश्वनाथ का मंदिर देख, आज से 20 साल पहले अगर हम काशी में आता था तो चौक तक आने के बाद मुझे जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा काशी विश्वनाथ का मंदिर है। मैं 15-16 साल की उम्र में आता था और आज स्पेशल शिवरात्रि वाले दिन दिल्ली से यहाँ आते हैं मंदिर दर्शन करने। कितना अच्छा मंदिर बना दिया, सब कुछ बना दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू धर्म को दबा के रखती थी और अब मोदी जी के बारे आने के बाद सबको पता चल गया, सब जागरूक हो रहे हैं। मोदी जी यहाँ से भी जीतेंगे और आगे भी भाजपा जीतती रहेगी। इसी तरह हम तो चाहते हैं देश तरक्की करता रहे। लोकसभा चुनाव के लिए मंच सज चुका है, विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो जनादेश है वो किन मुद्दों पर आने वाला है और ख़ास तौर पे काशी किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने वाले हैं काशी वाले? देखिए, बनारस के चुनाव के बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, हम देश के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इस बार बनारस का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, इतिहास बनाने का चुनाव है, ये टारगेटेड चुनाव है। बनारस में चुनाव में हार जीत का कोई सवाल नहीं है, फला जीत जाएंगे फला हार जाएंगे, चुनाव ही नहीं है। बनारस में इतिहास बनाने का चुनाव है। स्वतंत्र भारत में
52 से लेकर के आज तक चुनाव बहुत हुए, बड़े बड़े लोग लड़े, रघुनाथ सिंह लड़े, पंडित कमलापति त्रिपाठी लड़े, शंकर प्रसाद जायसवाल लगे, श्रीसन दीक्षित लड़े, सारे लोग लड़े, लेकिन कभी भी बनारस का टारगेटेड चुनाव नहीं हुआ। इस बार बनारस का टारगेटेड चुनाव है। टारगेटेड का क्या मतलब हुआ कि बनारस भारत के चुनावी संसदीय चुनाव में क्या इतिहास बनाएगा, सवाल बस इतना ही है। जो तय किया गया है कि बनारस में नरेंद्र मोदी को 10 लाख से के आसपास वोट मिलना चाहिए, जो बनारस का रूप है। कारण कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बनारस में 58.7% वोट पड़े थे और उसमें उनको 6,77,80,000 के आसपास वोट मिले थे। वो 4 लाख से ऊपर वोट से जीते थे। अब आप सोचिए, अगर 57-58% वोट बढ़ करके 65% वोट हो जाए बनारस में, तो क्या स्थिति होगी? अपने आप 10 लाख वोट हो जाएगा। मोदी जी की इच्छा बनारस में, ये वो कर जो रहे हैं वो तो सब दिख रहा है। मोदी जी की इच्छा है कि भारत के संसदीय इतिहास में 10 लाख वोट पाने वाला अगर कोई प्रत्याशी हो तो नरेंद्र मोदी हो, और उसको काशी की जनता के नाम से ये इतिहास लिखा जाए। ये चुनाव है बनारस का। बनारस में कोई भी लड़े, देश का कोई भी राजनीतिक नेता, फिल्म स्टार लड़ जाए, क्रिकेट खिलाड़ी लड़ जाए, बड़े नेता लड़ जाए, बनारस का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। हर घर मोदी है, हर परिवार मोदी है, हर महिला मोदी है, हर युवा मोदी है, हर गली मुहद मोदी है, हर मोहल्ला मोदी है, हर घाट मोदी है। मोदी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बनारस को छोड़ करके गठबंधन वाले बात करें, बनारस में बात नहीं कर रहे हैं। आए राहुल गांधी जी, आपने सवाल उठाया नशेड़ी बनारस के, सही बात है, बनारस के लोग नशेड़ी ही हैं। बनारस के लोगों के ऊपर राष्ट्रवाद का नशा है, बनारस के लोगों के ऊपर मोदी का नशा है, बनारस के लोगों के ऊपर शिव का नशा है, बनारस के लोगों के ऊपर राम का नशा है, बनारस के लोगों के ऊपर विकास का नशा है। तो ये नशा क्यों नहीं चढ़ेगा? यही तो नशा है। बनारस में नशा जब चढ़ता है तो फिर बनारस किसी को नहीं देखता, और मोदी को छोड़ करके बनारस इस समय किसी को देख ही नहीं, किसी कोई फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा है। यहाँ सिर्फ मोदी हैं, मोदी हैं, मोदी हैं। और जो उन्होंने टारगेटेड दिया है 400 सीट का देश भर में, आपको कल्पना कर सकते हैं आप कि भारत का संसदीय लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री टारगेटेड चुनाव देश में लड़ रहा है। कोई प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार ये कह के क्या चुनाव लड़ सकता है कि मैं 400 सीट पाऊंगा, 370 सीट पाऊंगा? ये कैसे हो रहा है? ये जनता के मनोबल के कारण हो रहा है। ये वो नहीं बोल रहे हैं, जनता का भाव बोल रहा है। उनको विश्वास है कि हम 400 सीट पा सकते हैं। ये ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला देश में जो टारगेटेड लोकतंत्र का चुनाव लड़े। ये टारगेटेड लोकतंत्र के चुनाव का जो एक मॉडल है, ये मॉडल दुनिया के लिए अद्भुत है, और बनारस इस मॉडल को तय करेगा। और आपने कहा कि हर घर मोदी का परिवार है, लेकिन मोदी जी के परिवार पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष देख रहा है कि उनको अन्य मुद्दों पर नहीं घेरा जा सकता, तो कह रहे हैं कि उनका अपना परिवार नहीं है, वो तो हिंदू ही नहीं है, एक नेता ने ऐसा तो बोल दिया। तो इसको कैसे देखते हैं भाई? आप देखिए 2019 को, आप देखिए एक नेता ने कह दिया चौकीदार चोर है। मोदी जी नकारात्मक चीज को सकारात्मक रूप में बदलने के माहिर आदमी हैं, कूटनीतिक आदमी हैं। उन्होंने उसको क्या बदल दिया, मैं भी चौकीदार, और उसका परिणाम 2019 ने बताया। इस बार फिर गलती उन्होंने कर दी, मोदी जी के परिवार पर सवाल उठा करके। और जब मोदी जी के परिवार पर आप सवाल उठाएंगे, उन्होंने सकारात्मक उसको परिणित कर दिया, कहा कि मैं भी मोदी जी का परिवार। ये जनता को सूट कर रहा है। मोदी जी का परिवार है कि नहीं है, ये जनता को नहीं सूट कर रहा है, लेकिन मैं भी मोदी जी का परिवार, ये जनता को इसलिए सूट कर रहा है कि उनको गर्वानुभूति हो रही है कि मैं वास्तव में मोदी जी का परिवार। इस जिस चाय की दुकान पर आप खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ मोदी जी आए थे, ये मनोज बैठा हुआ है, मैं वहाँ था। उन्होंने कहा कि ये मेरी चाय की दुकान है। देश का कोई प्रधानमंत्री एक चाय की दुकान को कहे सार्वजनिक रूप से मेरा है, ये चाय वाला देश, बनारस के चाय वाले जो लाखों चाय की दुकान है, उनके मन में क्या भाव आएगा? उनको अपना बनाएगा, संवेदनशीलता आएगी। मोदी जी राजनीति में हृदय को झंकृत करते हैं, संवेदनशीलता को झंकृत करते हैं, और संवेदनशीलता को झंकृत करके जो चीज़ें निकलती हैं बहुत सकारात्मक होती है। तो सकारात्मक राजनीति करने वाला व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व भी बड़ा होता है।
बड़े व्यक्तित्व आदमी ही सकारात्मक राजनीति कर सकता है, नहीं तो सब नकारात्मक होता है। तो उन्होंने समझ लिया कि विपक्ष के पास नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं है, इसको सकारात्मकता में बदलो, और उन्होंने सकारात्मकता में बदलना शुरू किया। उसका परिणाम सबके सामने, और काशी उसका आधार बन रही है। और अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उत्तर प्रदेश से भी गई, अभी इस समय गुजरात में है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते क्या प्रभाव देखते हैं इस यात्रा का? कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, हमको तो ये समझ में नहीं आता, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा, मुझे ये समझ में नहीं कि चुनाव के समय कैसे यात्रा हो सकती, क्या यात्रा कर रहे हैं, किससे यात्रा कर रहे हैं, किसको आप एड्रेस कर रहे हैं। जब जनता चुनाव के मूड में आ जाए तो आपकी यात्राओं का क्या मतलब है? जनता तो मापदंड करेगी ना। पिछले 5 सालों के कार्यों का लेखा जोखा वो सरकार से मांगेगी। जब लेखा जोखा सरकार से मांगना है तो आपकी यात्रा का क्या मतलब है? यात्रा आपको साल भर पहले करनी चाहिए, यात्रा आपको 2 साल पहले करनी चाहिए। आप चुनाव के ऐन मौके, जो लोग उनके सलाहकार हैं, या तो गैर राजनीतिक हैं, या तो राहुल गांधी को गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं। ये रणनीति षड्यंत्र मैं स्पष्ट रूप से करना चाहता हूँ। चुनाव के समय यात्रा के जब टिकट बंटवारा होने लगे, जब मैनिफेस्टो तैयार होने लगे, जब नारे लगाने लगे, चुनाव के नीति और तथ्य तय होने लगे, उस समय आप यात्रा कर रहे हैं। कौन सा यात्रा है, कहाँ का यात्रा है, और कौन यात्रा को देख रहा है? आप उनको इसके पहले जो भारत जोड़ो पार्ट 1 यात्रा किया था, उसमें तो थोड़ा रिस्पांस मिला। इस बार तो उसका मीडिया में नाम भी नहीं आ रहा है। एक नेता जो प्रधानमंत्री का दावेदार है, उसकी यात्रा को जनता नकार दे, इससे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या हो सकता है? और ये परिणाम सबके सामने है। आप देखिएगा, चुनाव के बाद 2024 का रिजल्ट मई में आएगा, आप देखिएगा कि लहर निकलेगी, ऐसा लहर कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। 3 तरह की लहर है। एक राम लहर है, दूसरा प्रधानमंत्री अन्न योजना का लहर है, और तीसरा भारत को विश्व गुरु बनाने, भारत को विश्व में स्थापित करने का लहर है। पहली बार इस देश की जनता, जो पढ़ी लिखी भी है, अनपढ़ भी है, बहुत कम पढ़ी लिखी भी है, राजनीतिक सोच भी कम है, वो हर आदमी ये कह रहा है कि भारत के भैया विश्व गुरु बनावे क्यों। तो ये विश्व गुरु का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लोगों के मन में बैठ गया है। इसलिए इस बार चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। और बनारस के चुनाव में तो मैंने आपको बता दिया, टारगेटेड चुनाव है। यहाँ मोदी जी को 10 लाख वोट मिलना है, वो मिलेगा, इसमें कोई बहस की बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि विश्व गुरु का एक कॉन्सेप्ट है, विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाति जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, और ये उन्होंने वादे भी कर दिए हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। अब तो नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मंडल कमीशन आया था उत्तर भारत में, और उस समय कमंडल का आंदोलन भी चला था। कमंडल का आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने जब चलाया, रथ यात्रा निकाली, राम रथ यात्रा, तो देश में एक बहुत बड़ा उफान उठा था, सभी जानते हैं, इतिहास इसका गवाह है। तो उसको कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने मंडल कमीशन के आधार पर एक जातिगत समीकरण के रूप में उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उसका असर भी हुआ। मंडल कमीशन ने कमंडल आंदोलन के धार को थोड़ा कुंद किया था। जो विपक्ष है पिछले 5 साल उसी धारा को लेके चल रहा है। उनको पता नहीं कि देश बदल चुका है, देश में जाति जैसी कोई चीज़ अब नहीं रह गई है। जातिगत जो क्या कहते हैं समीकरण, जाति समीकरण, जाति इंजीनियरिंग जो करके चुनाव जीते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जनता को सपने बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ने लगे, जनता को शिक्षा की इच्छा हो, जनता को रोजगार का भाव जगे, रोजगार को जनता को आत्मगौरव का भाव जगे, तो वहाँ जाति कैसे आ जाएगी? अब तो कोई जाति बात ही नहीं करता। आप देख लीजिएगा, एमआई समीकरण, फला समीकरण, ढिकाना समीकरण, ये समीकरण का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ऐसा अम्ब्रेला नरेंद्र मोदी ने इस देश में बना दिया, जिस अम्ब्रेला के नीचे जाति सिसक कर मर रही है। और जाति के आधार पर जो राजनीति, आप जातिगत जनगणना करके क्या करेंगे? यही न कहना चाहते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि 100 में पावें 60, उस नारा को आप लेके चले। राम मनोहर लोहिया किस समय कहे थे? 65-66 में, और ये 2024 है। उस समय दूसरी स्थिति थी। आज जनता में शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, IIM खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर खुल रहे हैं, नए नए चीज़ देख रहे हैं। जो जनता, बुलेट ट्रेन की कल्पना भारत में किसी ने की थी? राम मनोहर लोहिया ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, राजीव गांधी ने की थी? नहीं की थी। आज जनता देख रही है हमारे देश में बुलेट ट्रेन होना चाहिए। जब ये भाव पैदा होगा तो जातिगत जनगणना का क्या मतलब है? और कैसे जातिगत जनगणना के आधार पर आप किसी को क्या उसका हक दे? हक कैसा होता है? देश पर हक 140 लोगों का है, 140 करोड़ लोगों का है।
सबका हक है देश पर, हमारा भी है, आपका भी है, सारे लोगों का। तो इस हक को आप जाति के रूप में बांटेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम नरेंद्र मोदी लेंगे, और वो ले रहे हैं। वो जातिगत सभी जनगणना में बात नहीं करते, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में बात करते हैं। आप ये बताइए, जातिगत जनगणना से लोग प्रभावित होंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर प्रभावित होंगे? सीधी बात है उसमें। तो ये जो नए नए सगुफे लेकर के, पुराने कुंद हुए राजनीतिक हथियारों को लेकर के जो राजनीति के चुनाव में नरेंद्र मोदी को पराजित करने के लिए आप आए हैं, वो कुंद हथियार अब चलेंगे नहीं, नए हथियार चलेंगे, नए नारे चलेंगे, नई सोच चलेगी, नई दृष्टि चलेगी और नई वैश्विक परिकल्पना चलेगी, और इस परिकल्पना के आधार पर 2024 का चुनाव होगा। अंतिम प्रश्न आपसे कि आपने बताया कि मोदी जी की क्या खूबियां हैं और किस तरह से सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक स्टेटमेंट आया, ओवैसी ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि अगर मोदी जी दोबारा चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, रशिया की तरह यहाँ चुनाव नहीं होंगे। अच्छा, हमको हंसी आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर नेता, उनका सम्मान होना चाहिए। भारत का लोकतंत्र कौन खत्म कर सकता है? भारत का लोकतंत्र एक ही बार खत्म हुआ था, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने खत्म किया था इमरजेंसी लगा के। इस समय तो पूरी तरह से छूट है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, कहीं नियंत्रण नहीं है। भारत में लोकतंत्र संविधान के रहते कोई खत्म ही नहीं कर सकता। लोकतंत्र का रूप बदल सकता है, लोकतंत्र के प्रति सोच बदल सकता है, ये हो सकता है। एक विकासवादी लोकतंत्र की धारणा हो सकती है, एक सांस्कृतिक लोकतंत्र की धारणा हो सकती है, एक नव लोकतंत्र की धारणा हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र को कोई खत्म नहीं कर सकता। कैसे मोदी चुनाव रोक देंगे? अभी चुनाव 2024 में हो रहा है, 2029 में भी होगा, सभी चुनाव होंगे, विधानसभा के हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सारे चुनाव हो रहे हैं। चुनाव तो इस देश में उत्सव है, उत्सव को कोई नहीं रोक सकता। चुनाव भारत में राजनीतिक उत्सव है, जैसे शिवरात्रि है, होली है, दिवाली है, तमाम तरह के त्यौहार हैं, उसी तरह से उसमें एक राजनीतिक उत्सव लोग चुनाव को जोड़ लीजिए। चुनाव को कोई रोक नहीं सकता, चुनाव होते रहेंगे, लोगों की धारणाएं बदलती रहेंगी, वोट देने की, मताधिकार की प्रवृत्ति बदलती रहेगी, और यह प्रवृत्ति, जो बदलाव है इस प्रवृत्ति का, यह प्रवृत्ति का बदलाव भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, भारत के संविधानवाद को मजबूत करेगा, भारत को विश्व में ऐसे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा जिसकी कल्पना, क्यों प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका अर्थ कोई समझ रहा है? भारत लोकतंत्र की जननी है, जिसको अमेरिका को माना जाता था, जिसको इंग्लैंड को माना जाता था, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर कह रहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी। क्यों? इसलिए कि यहाँ सारे लोकतंत्र के सारे तंतु मजबूत हैं, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई डिगा नहीं सकता। और इस तरह के नारे लगा करके लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव अंतिम है, अब ये तानाशाही हो जाएगी, जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। जनता जो चीज़ों को देख रही है उसके आधार पर वोट करेगी, और जो उनका विकासमान मॉडल है, जो पुरुषार्थ का विकास मॉडल, मैं कहता हूँ कि भारत का जो विकास का मॉडल है वो अद्भुत तरह का मॉडल है, वो आंकड़ों का मॉडल नहीं है, वो किताबी मॉडल नहीं है, वो भारतीय ट्रेडिशनल मॉडल का रूप है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं हम, ये पुरुषार्थ है। धर्म और अर्थ के बिना विकास नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने इसको पकड़ लिया कि धर्म और अर्थ को जोड़ दो, मॉडल खड़ा हो जाएगा। तो ये जो सांस्कृतिक कॉरिडोर बन रहे हैं, क्यों मंदिरों पर ध्यान दे रहे हैं? इसलिए कि वहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, इसलिए कि वहाँ लोगों को पेट भर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ लोगों का मन बदल रहा है। जो आतंकवादी मन था, जो हिंसात्मक मन था, जो देश का मन था, जो भारत विरोधी मन था, ये सारे मन इन देश के सांस्कृतिक कॉरिडोरों को बदलने से हो रहा है। काशी विश्वनाथ में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराने का। अगर दूसरी काशी 14 के पहले की काशी होती तो यहाँ क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना अयोध्या भी नहीं कर सकता। लेकिन सब शांत है, कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, सबको विश्वास है क्या होना चाहिए, सब शांत हैं, विपक्ष भी शांत है, पक्ष भी शांत है, दोनों पक्ष के लोग शांत हैं, कोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और काशी का ये जो शिव आंदोलन, विश्वनाथ मंदिर का आंदोलन है, क्या आप समझते हैं कि इस आंदोलन का प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ेगा? देश पर पड़ेगा, दक्षिण भारत पर पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि आज नहीं कल काशी विश्वनाथ मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई बहस की बात नहीं, लोग लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है, वहाँ की जनता लड़ रही है, वहाँ के अधिवक्ता लड़ रहे हैं, वहाँ की महिलाएं लड़ रही हैं। जहाँ की महिला अपने मंदिर को मुक्त कराने के आंदोलन में खड़ी हो जाए,
उस देश में 50% महिलाओं की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना कर दीजिए। इसलिए नरेंद्र मोदी 50% महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और वो जाति से नहीं तोड़े जा सकते, वो उनके स्वाभिमान, उनके सशक्तिकरण से जोड़े जा सकते हैं। यही चुनाव है। वैसे मैंने आपको कह दिया था कि अंतिम प्रश्न है, लेकिन एक और याद आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ से हमको 370 वोट ज़्यादा मिलने चाहिए, इसके लिए आप काम करें। और ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हमको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देनी है, क्योंकि हमने 370 हटाया था। आपको लगता है कि 370 हटाकर जम्मू कश्मीर जो हमारा मस्तक है भारत माता का, उसको ऊंचा कर दिया गया और समस्याएं खत्म हो गई हैं? अच्छा, 370 के संविधान के अंदर संविधान की जरूरत क्या थी? ये तो 52 से चल रहा है। धारा 370 हटाना, आप कल्पना भी सोचिए कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, ये साहस नहीं कर सकता। साहस की बात कर रहा हूँ। एक देश की सरकार ने, एक देश की संसद ने साहस किया धारा 370 हटाने का। क्या क्या कहा गया? खून की नदियां बहेंगी, कश्मीर अलग हो जाएगा, पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, धारा 370 कश्मीरियत है, धारा 370 के बिना कश्मीर जीवित नहीं सकता। क्या हो रहा है कश्मीर में? कश्मीरी, आप अभी कल उनकी रैली हुई, इतना भीड़ कभी कश्मीरियों ने नहीं देखी। ये आपके सामने है, सबके सामने। तो धारा 370 भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जनसंघ काल से था, और उन्होंने अपने ओपन करके कहा, कोई चोरी से नहीं किया। उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया। राम मंदिर उनके एजेंडे में था, उसको पूरा किया। काशी विश्वनाथ मंदिर अप्रत्यक्ष रूप में उनके एजेंडे में है। कृष्ण जन्मभूमि उनके एजेंडे में अभी सामने नहीं आया, लेकिन आज नहीं कल आ ही जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि तो एजेंडा में लगभग आ गया। क्यों प्रधानमंत्री जमीन के अंदर समुद्र में 350 फीट जा करके द्वारिका का दर्शन कर रहे हैं? ये क्या संकेत है? ये संकेत क्या है? ये संकेत है कि मैं 77 साल का प्रधानमंत्री हूं देश का, मैं समुद्र के 350 मीटर नीचे जा करके द्वारिका को देख सकता हूं। तो देश के लिए क्या कर सकता हूं? हमारा जीवन देश के लिए है, हमारा सोच देश के लिए है, हमारा और कुछ नहीं है। जब उनको संपत्ति की चाह नहीं, उनको परिवारवाद की चाह नहीं, उनको अपने उत्थान की चाह नहीं, जो देश के लिए मरेगा जिएगा, उस समुद्र का पाताल में भी जा करके देश को खड़ा कर देगा। ये भाव जो देश का है, यह लोकतंत्र को तय करेगा। यही 2024 का चुनाव है। बहुत धन्यवाद आपका। और अभी एक आरोप और लगता है प्रधानमंत्री जी पर कि वो ईडी का, सीबीआई का डर दिखाते हैं, और विपक्ष के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको अपने पास बुला लेते हैं, फिर उनको टिकट भी दे देते हैं। तो आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं? ये कहना सरासर गलत है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, अपनी काम करती है, वो संवैधानिक संस्था है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। वो अपने स्वतंत्र ढंग से काम करती है। चाहे जिस पार्टी में जो भी चला जाए, भ्रष्टाचारी है तो जांच बंद रही होती है, वो जांच चलती रहती है। अच्छा, महंगाई और अगर हम बात करें रोजगार के मोर्चे पर, आप मोदी सरकार को कितने अंक देना चाहेंगे? उनका प्रयास तो है ही है, रोजगार देने का तो प्रयास है ही है, और मैक्सिमम अंक देना चाहेंगे। और महंगाई भी काफ़ी हद तक कुछ कंट्रोल में है, और कुछ बड़ी है तो वो देश के लिए ठीक ही है। और प्रयास उनका पूरा है कि महंगाई कम किया जाए। अभी उन्होंने 100 रुपये कम किया है महिलाओं के लिए, और आगे भी कुछ कम करेंगे ही। हाँ जी, तो आपको लगता है आपकी बार 400 पार? इसमें कोई शक ही नहीं है। 370 की ऐसी इबारत जो है मोदी जी ने लिख दी है कि 370 तो लिख उठा, और 370 के प्लस के बाद तो फिर 400 है ही है, उसमें कोई शक वाली बात। 400 है। तो पप्पू की अड़ी से इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि लोग कह रहे हैं, काशी की जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार तो होना है, लेकिन काशी का भी अपना एक संकल्प है। वो संकल्प ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोट देने हैं, और ये 10 लाख वोट देके ये संकल्प सिद्ध करने के लिए काशी भी इस बार अपना लक्ष्य तय करके आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। फिलहाल काशी से इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।